तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम, इंग्लिश में देखो तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, 2015। आराम से इसका इंट्रोडक्शन समझना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि बच्चों ने यदि अपराध किया तो उसको सजा देने की बातचीत, भारतीय जो पुराना इतिहास है, यदि भारतीय मैथोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर थोड़ा बहुत कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड देने की बातचीत भारत में थी। गुरुकुल वगैरह में जो कॉन्सेप्ट था, या थोड़ी हल्का फुल्का कि बच्चा शैतानी कर रहा है तो थोड़ा सा उसको मार दो, ये सब चीजें। लेकिन गंभीर सजा, कठोर दंड, उस तरह की बातचीत यहां पर नहीं थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कि यदि कोई भी बच्चा है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसको अपराध पर सजा देने की जो बातचीत है वो वेस्टर्न कंट्री से जो तो निकल के सामने आई है ना। वेस्टर्न कंट्री तो समझते हो ना, वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, ये समझते हो कि नहीं। तो आपका जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री, वो वेस्टर्न कहलाती हैं। फिर हमारा ये भारत, चाइना, जापान वगैरह, ये सभी जो है तो आपकी है ना ईस्टर्न कंट्री कहलाती है, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री। तो बेसिकली जो है तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के संबंध में, वो वहां से निकल के सामने आया, ठीक है। नेहा, तुमको वो आईडी देना भूल गया, मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो सब आईडी वाईडी तुमको क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पे जुड़ के कंटिन्यू कर लो। चलिए, तो पहली बात तो वहां से आया। अब भारत की बातचीत करें तो भाई भारत में एक वेस्टर्न कंट्री के एक देश का, कंट्रीज में एक देश का लंबे समय तक जो है तो कंट्रोल था, किसका? ब्रिटेन का। और उसी ने जो है तो भारत में कानून व्यवस्था को एक तरह से एस्टेब्लिश किया। तो इंग्लैंड ने जब भारत में यहां पर इंडियन पेनल कोड आईपीसी बनाया, तो आईपीसी में जो 1860 की आईपीसी है, उसमें आप सभी को ये पता है कि दो सेक्शन जो थी वो बेसिकली जो है तो आपका एक तरह से बालकों के संबंध में प्रोविजंस किए गए थे, सेक्शन 82 में और सेक्शन 83 में। जो ये कहता है कि 82 याद होगा, जो कहता है कि यदि कोई बच्चा है अंडर द एज ऑफ 7 ईयर, दैट चिल्ड्रन सर नॉट केपेबल फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस। हाँ नेहा बोलो। सर धारा 20 और 21 में बताया। हाँ, अभी धारा 20-21 हो गया है, पर पहले तो अभी आ रहे हैं ना आपके, धारा 20-21 तक आएंगे, है ना। तो 82 में था, और अभी उसको 83 में क्या कहता था कि 7 से 12 का बच्चा है तो फिर वहां पे देखेंगे, चेक करेंगे, तो एक लैटिन टर्म है डोली इन कैपेक्स, मतलब 7 से कम के लिए डोली इन कैपेक्स, नॉट केबल फॉर कमिटिंग ऑफेंस, कैपेबल फॉर कमिटिंग ऑफेंस, ठीक है। लेकिन यदि 7 से 12 है तो फिर देखेंगे कि उसका मेच्योरिटी लेवल कितना है, समझ कितनी है। तो यदि समझ अच्छी है 7 से 12 का, तो उसके ऊपर आपराधिक दायित्व आरोपित करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्लियर कहानी। तो ये उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। बाद में यही चीज, यही जो आपने बताया, देखो लिखा हुआ है नेहा हर चीज, तो ये अभी वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता हो गई है, जिसकी धारा 20 और 21 में जो है तो 82, 20 हो गई है, और 83 जो है तो 21 हो गई है। तो 20 और 21 में प्रोविजंस कर दिया गया है, ठीक है। और इसीलिए आप देखो कि मैंने अभी चूंकि कल बताया था, मतलब लास्ट सेशन में, कि आपका जो पहला जेजे एक्ट बना था वो 1986 में बना था। इसीलिए आप 70-90 की भी, 90 में भी जो पिक्चर बनाने वाले थे उनको इतना कानून नहीं पता था। तो इसीलिए आप पुरानी पिक्चर देखो, तो जैसे मुझे अभी रिसेंटली किसी ने टीवी में आए थे, मोहरा पिक्चर देखा होगा, उसकी सुनील शेट्टी की, उसमें बचपन में उसने मर्डर कर दिया, तो 14 साल की जेल करके जो है तो वो बाहर आया। तो उस समय की पिक्चरों में था, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कोई 12, मतलब एक कम एज में कोई व्यक्ति मर्डर कर देता था, 12, 13, 15, 16 साल का व्यक्ति भी यदि मर्डर कर देता था, तो उसको भी जो है तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, होती भी थी, है ना, होती भी थी। तो वो चीजें भी थी यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारे पुराने केसेस है जहां पे इस तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे, जहां पर कम एज, यानी 18 साल से कम एज के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
दी जाती थी इसी देश में, कोई बढ़िया गलत चीज नहीं है, पिक्चरों में चीज स्पेसिफिक दिखाया करते थे, ठीक है। फिर चूंकि ये तो हो गया एक प्रोविजंस, फिर संवैधानिक प्रोविजंस की बातचीत करें तो 15(3) फंडामेंटल राइट्स जो बालकों और स्त्रियों के लिए, ठीक है ना, यानी कि वुमेन और चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 39E और F, 45 और 47 जो बेसिकली बातचीत करता है, तो आर्टिकल 15(3) फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार के तौर पर है। E और F एक तरह से जो बच्चा है उसको कहीं ऐसी जगह नहीं लगाया जाएगा या उसका ऐसा मिसयूज नहीं किया जाएगा जिससे उसकी जो टेंडर एज है, सुकुमार अवस्था है, वो किसी प्रकार से क्या हो जाए कि कम हो जाए, डेरोगेट हो जाए, एक शब्द बोल सकते हैं, उनमें कमी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। 45 थोड़ा सा 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बातचीत करता है, लेकिन उन्नी कृष्णन का एक केस है, मैंने बताया था, जिसमें 1993 का, जिसमें बोल दिया गया था हायर एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन की बातचीत की गई थी, जिसमें आपका आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स चला गया था, ठीक है। 47 हर तरह के विकास की बातचीत करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो आपका ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट पूर्ण विकास के तौर पर ये आर्टिकल्स हैं। इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए आपका जो है किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है, तो जब भारत में बात, अच्छा ऐसा नहीं है, इसके पहले भारत में बालकों के संबंध में एक्ट नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि आजादी के पहले भी एक दो एक्ट थे, आजादी के बाद भी थे, लेकिन उनको इतना मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, मतलब ही नहीं, प्रश्न नहीं पूछता है। बेसिक इसी एक्ट के डाटा याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पुराना सब मैं बता दूं, तुम्हें याद कुछ होना है नहीं, ठीक है। तो आपका कह सकते हो कि 1986 में जो है तो ये मैंने यहां से आपको बताया था कि किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, ठीक है। वहां पर थोड़ा मेन बालक पढ़ रहे हैं तो बालक की वहां पर डेफिनेशंस वगैरह, उसकी एज वगैरह थोड़ा सा जरूर अपन देख लेते हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे जो आपकी कैसे गर्ल्स जो चाइल्ड थी, बालिका थी, उसकी एज 18 साल डिसाइड की गई थी, और जो आपका बॉय था, है ना, यानी कि लड़का जो था, उसकी एज जो है तो 16 साल निर्धारित की गई थी। थोड़ा सा ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोग आईपीसी में भी देखोगे, किडनैपिंग वगैरह की धाराओं में आईपीसी याद होगी कि वहां पे यदि 16 साल से कम एज का लड़का है और 18 साल से कम एज की लड़की है और उसके कंसेंट के बिना यदि उसको उसके लॉफुल गार्जियनशिप से निकाला गया है तो क्या बनता था, किडनैपिंग बनती थी। पहले आईपीसी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अभी बीएनएस में जो है तो जेंडर इक्वटल कर दिया, यानी कि दोनों की एज क्या कर दिया, 18 साल कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर भी उसी से मुझे लगता है कि आइडिया लेकर के 18 साल 16 साल जो है तो लड़का है तो 16 साल, ठीक है, तो 16 साल में ही जो है तो मतलब उसके नीचे का है तो बालक मान करके उसके साथ थोड़ा सा रियायत करते थे, और यदि लड़की है तो 18 साल तक जो है तो उससे कम की है तो उसको थोड़ा सा बालक मानते हुए उसको थोड़ा सा रियायत देते थे, ठीक है, और बाकी उसके ऊपर कठोर सजा की बातचीत होती थी। तो ये एक्ट बना। अब एक्ट बने 2-4 साल ही हुए थे कि आपका एक कन्वेंशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासंघ संघ द्वारा, एक न्यूयॉर्क में, मैंने बताया था कि एक कन्वेंशन जो है तो यहाँ पे अभी समय, ठीक है, 1986 में जो है तो एक अभी समय हुआ था, जिसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो इसकी आयु 18 ईयर डिसाइड की गई, जिसको 11 दिसंबर 1992 को भारत ने क्या किया, रेटिफिकेशन किया। ये मैंने पॉक्सो में भी आपको बताया, यहाँ भी वही सेम कहानी है। तो भारत ने इसको क्या अंगीकृत किया। तो जब भारत ने इसको रेटिफिकेशन किया तो वही सेम कहानी, अब चूंकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के रेटिफिकेशन पे आ गए तो फिर भारतीय संसद ने फिर आर्टिकल 253 का रेफरेंस यूज किया और उसके रेफरेंस में ये इंटरनेशनल कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि ये जो जेजे एक्ट था आपका 1986 का, इसको हटा दिया और नया जेजे एक्ट 2000, ठीक है, जेजे एक्ट क्या बना यहाँ पर, अधिनियम 2000 इसमें साइटेशन लिखा गया, तो जेजे एक्ट आपका 2000 यहाँ पे, अच्छा जेजे एक्ट ठीक है, ये बनाया गया। तो इसके बाद भारतीय संसद द्वारा जो है तो यहाँ पर देखो कि जेजे एक्ट 2000 पारित किया गया और फिर ये जो पुराने एक्ट को निश्चित कर दिया गया और बालक की एज चाहे लड़का हो या लड़की हो 18 साल निर्धारित किया गया। और यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि यदि कोई बालक उसके द्वारा कोई अपराध होता है, कितना भी जघन्य अपराध क्यों नहीं होता है, उसको 3 साल तक किसी रिफॉर्मेटरी होम में, सुधार गृह में रखा जाएगा,
कितने समय तक? 3 साल तक। ये एक्ट बन गया, ठीक है। उसके पहले बच्चे अपराध करते थे तो कुछ पुराने केसेस मैंने बताया 10 साल आजीवन कारावास की सजा, वो सब उदाहरण मिलेंगे। लेकिन इस एक्ट के बाद फिर मैक्सिमम कोई बालक अपराधी है तो उसको 3 साल तक ही सजा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन भारत में लगातार किशोरों के द्वारा अपराध बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो जिसको एक शब्द यूज करते हैं बेसिकली जुवेनाइल, जैसे मैंने जुवेनाइल शब्द आपको बताया कि जुवेनाइल शब्द जो है ये बेसिकली जो है तो लैटिन शब्द है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बालकों के संबंध में जो मामले लगातार क्या हो रहे थे कि जो इंक्रीज हो रहे थे, राइज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडिया। और उसी समय एक दिसंबर 2012 में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ, निर्भया केस हुआ, और जिसपे जो है तो अपराधी में से एक अपराधी जो है तो 17 साल का व्यक्ति था। तो उसके बाद एक बड़ी मांग उठने लगी कि बालकों के संबंध में कठोर दंड के प्रावधान होने चाहिए। जब बालकों के संबंध में कठोर दंड की मांग चालू की गई तो फिर यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस JS वर्मा, वही हैं जो चीफ जस्टिस रह चुके थे उस समय जब आपका विशाखा केस आया था। विशाखा एक राजस्थान का फेमस भंवरी देवी रेप केस मामला है। विशाखा गाइडलाइन पढ़े होंगे आप लोगों ने। विशाखा गाइडलाइन उन्होंने जारी की गई थी जिसमें कौन सा अपराध को डिफाइन किया गया था? हाँ, लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया था। गैंग रेप का मामला था, पर खासकर जो वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाओं का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता था उसके लिए गाइडलाइन विशाखा के केस में जो है तो बताई गई थी, ठीक है। इन्हीं जस्टिस JS वर्मा को एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया जिन्होंने बाकायदे अपनी कह सकते हो कि रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बना करके काफी चीजें जैसे 0 FIR कॉन्सेप्ट शामिल किया जाए, आपका जो है तो कह सकते हैं कि इसके बाद जो है तो आपका कि एक उसमें कि FIR कंपलसरी की जाए, अनिवार्य की जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कशन की गई थी। वैवाहिक बलात्कार को JS वर्मा कमेटी में जो है तो आपका जो कह सकते हो कि वैवाहिक बलात्कार है, ठीक है, मैरिटल जो रेप है जिसको अभी तक भारत में मान्यता नहीं दी गई है, तो वैवाहिक बलात्कार को भी मान्यता देने की बातचीत की गई, ठीक है। वो बात अलग है कि अभी तक भारत में वैवाहिक बलात्कार यानी कि पति पत्नी के साथ जबरदस्ती भी करता है, उसकी सहमत के बिना भी संबंध बनाता है, तो रेप नहीं कहलाएगा भारत में, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए पहले थोड़ा सा 377 जो पुरानी थी उसका मिसयूज होता था, अभी तो 377 को हटा दिया गया है। अभी देखा जाए तो उसको रखना था क्योंकि अभी भी जो है तो अननेचुरल ऑफेंस होते हैं इस देश में, पर ठीक है उसको हटा दिया क्योंकि नवतेज सिंह जौहर का केस था जिसमें बोल दिया गया कि उसको हटा देना चाहिए, तो उसका एक बड़ा पार्ट हट गया। लेकिन हमारे देश में अभी भी अब ये जरूर है कि अब उसको जितने भी अननेचुरल ऑफेंस होते हैं अब वो लोग कहाँ जाएंगे, अब सब रेप में चले गए। कहाँ चले गए? अब सब रेप में चले गए। पर प्रॉब्लम ये है कि यदि कोई जैसे पुरुष महिला के साथ अननेचुरल ऑफेंस करे तो रेप में चले गए, ठीक है। लेकिन पुरुष पुरुष के साथ करता है इस प्रकार की, या कोई बच्चे के साथ करता है, यदि बच्चा है खासकर 18 साल से कम एज का है, तो फिर वो चीज आपकी कहाँ चली गई? पॉक्सो में चली गई। और पुरुष यदि 18 मतलब एडल्ट हैं तो फिर उस चीज को अभी कहीं पर भी पनिशेबल नहीं बताया गया है। प्रैक्टिकली मेरे कुछ जज हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे बताया कि कुछ मामले ऐसे आते हैं तो फिर वहां पे बड़ा समस्या होती। पहले तो अपन 377 लगाते थे, पर अब फिर उसको फिर किसी प्रकार से एक तरह से हर्ट उर्ट की धाराओं में ले जाके पटकना पड़ता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो निर्भया केस में काफी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई थी। उन रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2015 का इस एक्ट को लागू किया गया और जिसमें काफी कुछ चीजें जो है तो आपकी रखी गई, ठीक है। ओके, मैंने क्योंकि सब पढ़ा दिया था पर फिर भी मैंने कहा कि चलो थोड़ा कुछ चीजें मैंने एक सीक्वेंस से रखा था तो मैंने एक रिवीजन भी हो जाएगा। 10 अध्याय 112 धाराएं इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ये आपका 2016 का एक्ट नंबर 2 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति ने अपनी एसेंट जो है तो 31 दिसंबर 2015 को जो है तो इसमें प्रोवाइड की, ठीक है। अब इसके प्रियम्बल के हिसाब से, जैसे प्रियम्बल सेम ही है, मैंने बताया था 4 चीजों के लिए एक्ट बनाया है। पहला कि कोई भी बच्चा, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, तो कोई भी बच्चा है
विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, जिसको मैंने समराइज्ड वे में क्या बताया था, आरोपी बालक, एक्यूज बालक, ठीक है। तो कोई आरोपी बालक है या कोई भी ऐसा बच्चा है जो देखभाल संरक्षण के जरूरतमंद बालक है, यानी कि चाइल्ड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन, ठीक है, CNCP, जिसको मैंने अनसिक्योर्ड चाइल्ड, असुरक्षित बालक बोला। तो इसके संबंध में जो है तो विधि बनाना, प्लस ऐसी विधि मतलब कि उसका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ ऐसे मामलों का निपटारा करना, प्लस कि कोई भी बच्चा जो कि अपराध एक 18 साल से कम एज के व्यक्ति ने किया है, ठीक है, अब भले उस व्यक्ति ने अपराध कर लिया लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि समाज में उसको फिर से मिलाना, तो समाज में यानी कि उसको सुधारना और सुधार करके समाज में फिर से मिलाने के लिए कह सकते हो कि इस एक्ट को एस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया है। तो उनके रिहेबिटेशन के लिए, उनके इंटीग्रेशन के लिए, रीइंटीग्रेशन के लिए इस एक्ट को बेसिकली जो है तो आपका डेवलप किया गया है। ये शुरुआती इंट्रोडक्शन से जो है तो आपकी बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। 66 ईयर ऑफ रिपब्लिक इसको जो है तो वही इनेक्ट किया गया, ये भी मैंने बता दिया। इसमें सबसे प्रमुख संशोधन जो है तो 2021 में किए गए थे, जिसे 1 सितंबर 2022 से जो है तो क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। तो जितनी भी मिस्टेक्स, गलतियां, सभी जो मैंने वो कवर अप कर दिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी जो है तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन भी जो है तो हमने देख लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में सबसे पहले तो आपका सेक्शन जो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, तो प्रिलिमिनरी में हमेशा एक्ट कहाँ लागू होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये रहता है। कुछ सिद्धांत जो है तो यहाँ पे बताए गए हैं, 16 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये आपका चैप्टर 2 में बताए गए हैं। फिर आपका जैसे दो प्रकार का बच्चा मैंने बताया, एक बच्चा जो है तो आपका जिसको बोलते हो कि आपका जो है तो यहाँ पे CCL, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है, जिसको मैंने समराइज वे में क्या बोला कि आरोपी बालक, क्या बोला मैंने, एक्यूज चाइल्ड, ठीक है। तो आरोपी बालक, तो इसके लिए बेसिकली इनके संबंध में जो प्रक्रिया के लिए जो है तो आपका बोर्ड बनता है, क्या बनता है, आपका बोर्ड बनता है, जिसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहा जाता है, किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहा जाता है। और इस बोर्ड के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है जब उसके सामने कोई आरोपी बालक आता है, आरोपी बालक मतलब कि कोई भी 18 साल से कम एज का बालक जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, अपराध किया है, ठीक है। तो फिर बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इनिशियली शुरुआत में ये आपका चैप्टर 4 में बताएगा। तो 3/4 जो है तो आपका CCL के बारे में बातचीत करता है। फिर दूसरा एक है आपका उपेक्षित बालक, जैसे मैंने बताया था अनाथ है, जिसके साथ अपराध हुआ है, जो जिसके माता पिता ने छोड़ दिया है, तो ऐसा कोई बालक है, इसके लिए चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है तो दो चैप्टर यहाँ पर। तो ऐसे बालकों के लिए बाल कल्याण समिति बनती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनती है, और फिर बाल कल्याण समिति असुरक्षित बालक को किस प्रकार से रखती है, क्या प्रक्रिया अपनाती है, ये आपका चैप्टर 6 में कहता है। फिर मैंने बताया था कि चाहे आपका आरोपी बालक हो या असुरक्षित बालक हो, दोनों आरोपी बालक, असुरक्षित बालक, दोनों को किसकी जरूरत होती है, रिहेबिटेशन की और इंटीग्रेशन की, यानी कि वापस पुनर्वास की और समाज में पुनः मिलाने के लिए। तो उनके पुनर्वास, पुनः मिलाने के लिए क्या क्या प्रावधान हैं, ये आपके 39 से 55 तक बताया गया है। कहां तक, 39 से 55 तक। और दूसरा कि आपका जो एक अनाथ असुरक्षित बालक होता है, जो अनाथ बालक होता है, तो इसको प्रयास करते हैं कि भैया इसको कोई एडॉप्ट कर ले, क्या कर ले, दत्तक ले ले, ताकि उसका जीवन बेहतर हो जाए। कोई ऑर्फन है, उसको एडॉप्ट कर ले, उसका जीवन बेहतर हो जाए। तो इसके लिए चैप्टर 8। फिर यहाँ पे बालकों के विरुद्ध कुछ अपराध भी बताए गए हैं, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, बालकों के साथ कोई मारपीट की जाती है, उनके साथ कोई भी अपराध किए जाते हैं, चैप्टर 9। और चैप्टर 10 जो है तो आपका मिसलेनियस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बताई गई हैं, अपील के संबंध में, रिवीजन के संबंध में, और कुछ फंड के संबंध में मेन प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। तो एक मोटा मोटा इस एक्ट का जो है तो आउटलुक जो है तो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब जो बड़ा बदलाव मैंने किया है वो ये शुरुआत में, चलिए संक्षिप्त नाम, किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम। विस्तार पे आते हैं तो वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, क्योंकि पहले चूंकि आपका जेजे एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, 2015 में जेजे एक्ट आया था, चूंकि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था।
लेकिन 5 अगस्त 2019 में जो हुआ, यानी आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया कि आपका हटा दिया गया। तो उसकी यानी कि आपका कह सकते जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के शेड्यूल 5 की टेबल नंबर 1 के तहत, मतलब उसके एंट्री नंबर 55 के तहत जम्मू कश्मीर शब्द को ओमिट कर दिया गया। और इस प्रकार 31 अक्टूबर 2019 को इस अधिनियम का विस्तार कहां हो गया, जम्मू कश्मीर में भी इस अधिनियम का विस्तार हो गया। ठीक है, इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर में भी हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर में किया गया। क्लियर कहानी। आगे बढ़ते हैं तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। जब ये एक्ट 2015 में बना था, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी, 31 दिसंबर को, है ना, 31 दिसंबर, वो मैंने ऊपर वहां बताना था, वहां लिखा होगा 31 दिसंबर 2015 को, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। तो 15 जनवरी 2016 को इसको क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया था। बाद में जम्मू कश्मीर में कब इन्फोर्स हुआ, 31 अक्टूबर 2019, ऐसे याद रखना। ठीक है, बाकी मैंने ये बता दिया था आपको ये भी अगला कि ये जो एक्ट है, तो ये बेसिकली जो है तो दो प्रकार के बच्चे हैं आपका, सीसीएल यानी कि चाइल्ड कन्फर्म विथ लॉ, और दूसरा जो है तो सीएनसीपी। तो सीसीएल, अब देखो बच्चा आरोपी बालक, मतलब आरोपी बालक है, तो स्वाभाविक बात है अपराध किया है, तो उसे क्या होगी, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार करके उसको डिटेंशन में रखेंगे, फिर उसका केस चलेगा, अभियोजन होगा, फिर उसको पेनल्टी दी जाएगी, फिर उसको पेनल्टी कारावास साथ में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब छूटेगा तो उसका रिहेबिटेशन होगा और समाज में फिर से मिलाने का यहाँ पे काम होगा। क्या हुआ, जा रहे हो, तो ऐसा क्या हो गया तुम बीच में क्लास छोड़ के कर रहे हो, मुद्दे की बात करें तो वापस आते हैं। तो गिरफ्तारी करेगा, फिर निरोध करेगा, फिर अभियोजन, फिर उसके बाद पेनल्टी, ठीक ना, पुनर्वास, ठीक है, तुमको जाने जाओ, समाज में पुनः मिलाना। तो इस प्रकार से आपका, मैंने इसको बताया था कि AADPIRS, इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन सीएनसीपी, ठीक है, अब जैसे, अब देखो सिंपल सी बात है कि जो बच्चा आरोपी बालक है उसे गिरफ्तारी करने के बाद उसको निरोध, अभियोजन, शास्ति, पुनर्वास, समाज में मिलाना, ये तरीका अपनाया जाएगा। दूसरा कि कोई भी यदि बच्चा है केवल, यानी कि असुरक्षित बालक है, अनसिक्योर्ड चाइल्ड है, तो अनसिक्योर्ड चाइल्ड का जो है तो क्या करना पड़ेगा, पुनर्वास, रिहेबिटेशन, फिर समाज में पुनः मिलाने वाला काम करना पड़ेगा, वापसी, रिस्टोरेशन, और एडॉप्टेशन, यानी कि कोई उसको दत्तक ले ले। तो इसके लिए जो है तो मैंने आपको बताया था कि RRRA, यानी कि आपका आर का मतलब रिहेबिटेशन, रीइंटीग्रेशन, रेस्टोरेशन और एडॉप्टेशन, ठीक है ना, RRRA। क्लियर कहानी। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है तो यहाँ पे आपकी इस लय में आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज में। परिभाषा खंड में थोड़ी सी चीजें मैंने अब यहां से थोड़ा सा आपको, अभी तक तो कुछ नई चीज नहीं थी, पर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने जैसे कि जब सभी बच्चों को इकट्ठा कर दिया, बालकों को, जितने भी बच्चे हैं उनको सबको एक जगह कर दिया। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे चाइल्ड की, बालक की, जो आपका 212 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। कहां पर, 212 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, 212 में। तो 212 में जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, बालक को डिफाइन किया गया है, ये कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, द पर्सन अंडर एज ऑफ 18 ईयर, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ए पर्सन अंडर एज ऑफ 18 ईयर। तो एक 18 साल से कम एज का व्यक्ति क्या बोला गया है यहाँ पे, चाइल्ड बोला गया है, बालक बोला गया है, सीधी सी बात है। अब इसी चाइल्ड को जो है तो आपका 235 में क्या बोला गया है, जुवेनाइल बोला गया है, किशोर बोला गया है। तो ये जुवेनाइल मतलब मैंने लैटिन शब्द है ये, तो एक मतलब कि जुवेनाइल, तो कोई भी बच्चा, जुवेनाइल जनरली शब्द तब यूज करते हैं कि जब कोई बच्चा अपराध की ओर अग्रसर होता है। तो कोई भी यदि बच्चा
ऑफेंस को कमिट कर रहा है, अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फिर वहां पर उसके लिए थोड़ा सा जुवेनाइल शब्द, तो इसीलिए यहां पे देखो लिखा है कि ए चाइल्ड अंडर एज ऑफ 18 ईयर। क्लियर कहानी? तो कहीं पर भी, अच्छा थैंक यू संध्या। नहीं जरूरी है ना, अब जगना पड़ेगा, आप समझो इस चीज को कि वो देखो रेस रेस में जो है तो हम सभी रेस ही तो दौड़ रहे हैं और हम कंपटीशन में हैं, और मैं बार बार ये हमेशा, मैं तो देखो इसी वे में आप लोगों को समझाता हूँ कि दोनों हाथों से ताली बजती है, और मैं केवल आपके लिए मार्गदर्शक हूँ, मैं केवल आपके लिए जो है तो एक प्रकाश हूँ, लाइटन हूँ, ठीक है। मैं केवल कमरे में रोशनी कर दूंगा कि देखो ये तुम्हारा कमरा कैसा बिखरा हुआ है, कमरे को तो तुमको सजाना पड़ेगा, फिर रहना तुमको वहां पे है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा ADPR, वो हाँ ऊपर वाला देख लेना, हाँ ऊपर जो भी सही कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ADPPR होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है ना कि एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, और कंपटीशन देखो ADPO आएगी ना तो भारी उसमें लोग भिड़के लगेंगे, सिविल जज आएगी तो अभी तो सिविल जज बहुत सारे लोग के लिए किसी काम के नहीं, क्योंकि देखो अब आने तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है दोनों इकट्ठे आएंगे, इकट्ठा एक साथ आएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा तले वो बच्चे जाएंगे जो सिविल जज ADPO दोनों के लिए सोच के बैठे हैं। और एक बात ध्यान रखना, सिविल जज के लिए तब सोचना कि जब वाकई तुमको डेडिकेशन का मतलब पता हो, जब वाकई तुमको कि एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल वो एक मिल्खा सिंह का एक अंत में कि आपको पता है कि हार्ड वर्क क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, और पैशन क्या होता है। जब ये तीन शब्द का एक्चुअल मीनिंग तुमको पता होगा, एक्चुअल मीनिंग मतलब नहीं कि हार्ड वर्क कठोर मेहनत है ना, तोता रटत वाला नहीं कि तोता शिकारी आएगा जाल फैलाएगा दाना डालेगा फंसना मत है, तो शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, मतलब एक जाल में फंसा हुआ है अंदर पिंजड़े में बंद है तो वो भी रट रहा है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा दाना डालेगा और हटना फंसना मत, तो तोता रटन वाला ज्ञान नहीं चलेगा, थोड़ा सा बहुत ही डेडिकेशन चाहिए सिविल जज के लिए। ADPO के लिए केवल आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी दिखा दोगे ना, कंटिन्यूटी, तो ADPO फिर भी आप पार कर ले जाओगे, क्योंकि कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, कंटिन्यूटी तो है ही नहीं। किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे अगले 6 महीने का प्लान नहीं उसके पास, और वो सिविल जज बनना चाहता है, जबकि सिविल जज मैंने बता दिया कि IAS लेवल का हो गया है, और IAS लेवल मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरे एक रिलेटिव थे, मतलब अभी तो IAS हो गए, मतलब भतीजा था, तो उसके पास जब बहुत पहले मैं दिल्ली गया था तो 8 महीने तक उसका प्लान तैयार था कि मुझे अगले 8 महीने क्या करना है, क्या पढ़ना है। ध्रुव कुमार मिश्रा आज के समय में IAS हैं, ठीक है ना, कलेक्टर हैं, अब MP का नहीं कहीं और का उनको कार्डर मिला है, तो कहाँ का मुझे इतना थोड़ा याद भी नहीं है, ठीक है। तो IAS है, 2000 में 19-20 में सिलेक्शन हुआ है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल हम देखा है, क्या लेवल है भाई, 8 महीने तक का, और हमें अगले 2 महीने का प्लान पूछ लो नहीं, और क्या बनना है, सब जज बनना है। कैसे बनोगे प्रभु, कैसे बनोगे, मुश्किल इस बात की है। चलो वापस आते हैं, ठीक है, ठीक है। और आते हैं तो ये पहला हो गया, दूसरा है थोड़ा कुछ परिभाषा, जैसे अबेंडेंट बालक, अबेंडेंट बालक यानी इसको बोलते हैं परित्यक्य बालक, परित्यक्य, परित्यक्य मतलब कि जो आपको जैसे जिसको जैविक यानी कि बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड माता पिता या गार्जियन के द्वारा उनको अबेंडेड यानी छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, ठीक है, उनके द्वारा छोड़ दिया गया, बाद में समिति के सामने उसको पढ़ेंगे, वो बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया, उसने जांच की और उसके बाद उसको अबेंडेंट जो है तो डिक्लेयर्ड किया, डिक्लेयर्ड अबेंडेंट चाइल्ड। तो ये आपका 2-1 पहली डेफिनेशन थोड़ी काम की लगी, तो ये बालक देखो ये बिटिया को छोड़ दिया घर वालों ने, जा बेटा निकल, तो बेचारा अपने गोलू मटोलू को लेकर के निकल गई, ठीक है। दूसरा आते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो डेफिनेशन पहले भी थी CCL कि कोई भी 18 साल से कम आयु का जिसने कोई अपराध किया है, ऑफेंस द बिलो द एज ऑफ 18 ईयर हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस द कॉल्ड आपका चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक।
थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखा गया, वैसे इसको आरोपी नहीं बोला गया, अभियुक्त नहीं बोला गया, पर चूंकि मैंने अभियुक्त शब्द यूज नहीं किया जो आपके बीएनएसएस में है, पर मैंने आरोपी थोड़ा सा समझने के लिए किया है ना, आपको करना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे रहो और बोलो सर वो आरोपी बालक, इतने में तो सामने वाला भड़क जाएगा, आरोपी बालक, वहां पे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बोलना है, ये तो थोड़ा सा बार बार विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, तो ऐसे समझाने के लिए कि मैंने जहां जहां शब्द आएगा तो अपन बोल देंगे, वैसे मेरे से निकलता वही अधिकांशतः विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, ठीक है, आप समराइज में उसको थोड़ा समझने के लिए आरोपी बालक बोल सकते हो, ठीक है, तो आरोपी बालक बालक है। फिर कोई भी बच्चा जो देखभाल संरक्षण के लिए, चाइल्ड नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP, असुरक्षित इनसिक्योर चाइल्ड, तो ये मैंने आपको बताया था 12 आधार हैं आपका सेक्शन जो है, तो यहाँ पे 214 में, तो 214 में अपन ने 12 आधार देख लिया था। कोई बच्चा जिसके पास कोई घर नहीं है, कोई बच्चा जिसको कहीं पे चाय की बर्तन मांज रहा है, मतलब वही चाय की दुकान में छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं उनको, काम करते रहते हैं ना, ए छोटू 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 है ना, छोटू पप्पू, इस तरह से लोग छोटू बोलते हैं, छोटू ए छोटू इधर आ, तो छोटू बुलाते हैं, तो वो छोटू जो है तो जो काम करने वाला। तो इसके बाद जो है तो कोई बच्चा जिसके साथ में रहने वाला किसी व्यक्ति ने, परिवार के सदस्य ने उसको किसी प्रकार से शोषण किया है, इंजर्ड किया है, उसका सेक्सुअल हरासमेंट किसी प्रकार से हुआ है, ठीक है, मेंटली कोई भी बीमार बच्चा है, ठीक है, कोई भी गार्जियन ने उसको मतलब छोड़ दिया है, त्याग दिया है, या माता पिता ही कोई नहीं है उसके, या फिर उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ कोई अपराध हुआ है, ड्रग्स वगैरह का यूज किया गया है, ठीक है, माता पिता कभी किसी बाढ़ वगैरह में, किसी नेचुरल डिजास्टर में जो है तो परिवार सब खत्म हो गया है, अकेले ऑर्फन रह गया, अनाथ रह गया है, ऐसे करके जो है तो 12 ग्राउंड्स वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, किसी सशस्त्र बल विद्रोह वगैरह, कहीं पर दंगा बलवा भड़क गया, उसमें पूरा घर जल गया, बेचारा एक बच्चा बचा, तो ये सभी ऐसा बच्चा जो है तो आपका कह सकते हो, या कोई बच्चा जैसे जिसका 18 साल से कम एज में जो है तो घर वालों ने जबरदस्ती विवाह वगैरह कर दिया, तो ये सभी जो है तो अनसिक्योर्ड बालक है ना, तो इसको जो है तो यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बेचारा असुरक्षित बालक जो बिल्कुल परेशान है, रो रहा है, क्या जीवन है पता नहीं है, तो ये आपका असुरक्षित बालक यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर सर वो बोल रहा है जो जेल में है। हाँ क्या बोला रचना? इससे ज्यादा तो सर बोर हो रहा है, बेचारा जेल में है, देखो जरा उसका मुंह और इसका मुंह। असुरक्षित है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आजकल फोटोजेनिक मेमोरी आपकी बन जाए, तो ढूंढता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कुछ ऐसी फोटो डाल दूं जिससे वो चीजें आपको ऐसा दिमाग में छप जाए, तो वो थोड़ा प्रयास रहता है, कितना अच्छा है कितना बुरा उतना ही मुझे नहीं पता, आपका रिजल्ट ही बताएगा, पर ये है कि उससे मुझे ही मजा आता है ना, कुछ अच्छी चीजें मिल जाती है। अगला है आपका कि दत्तक ग्रहण के लिए लीगली जो है तो फ्री फॉर एडॉप्टेशन, तो ये 216 में बताया गया है, बेसिकली समिति बोर्ड बाल कल्याण जो समिति है, धारा 38 के प्रोविजंस के तहत पढ़ेंगे आगे, किसी बच्चे को लीगली फ्री करती है फॉर एडॉप्टेशन, तो जनरली ये बच्चा जो है तो आपका जो असुरक्षित बालक होता है यही होता है, ठीक है, बेचारा रो रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं है, तो ठीक है बेटा रो मत, तेरे को मम्मी पापा की व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है ना, तो ये इसके लिए लीगली फ्री पहले डिक्लेयर करती है, और उसके बाद जो है तो ये कौन करता है, समिति करती है, और फिर उसके बाद उसका एडॉप्टेशन की प्रोसेस वगैरह फिर हम पढ़ेंगे आगे देख लेंगे, ठीक है। फिर आपका एक है सरेंडर्ड बालक, माता पिता ने ले जाकर के पटक दिया समिति के सामने, प्रभु नहीं हमसे, तो कुछ भी हो सकता है कि बालक के माता पिता संरक्षक ने कोई भी ऐसे कारण जो नियंत्रण के परे है, कंट्रोल ऑफ डाउन, जैसे कोई शारीरिक, भावात्मक या सामाजिक, 3 यहाँ पे कारण बताया है। शारीरिक, कोई बच्चा अंधा पैदा हुआ है, लंगड़ा पैदा होता है बच्चे, या मेंटली शारीरिक, कोई मेंटली, जैसे आप देखते हो कि हैंडीकैप बच्चे होते हैं, मेंटली फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं, तो इस वजह से उसको कह सकते हो कि बच्चा कोई नहीं पालना चाहता। कोई भी जो है तो भावात्मक आधार है, भावात्मक जैसे भावात्मक कभी ऐसा होता है कि सौतेले माँ बाप हैं, या कई ऐसे होते हैं कि कोई अपराध से संबंधित कोई बच्चे हैं कि उनके बच्चे के माता कोई संबंधित ने कोई अपराध किया, उसकी वजह से उनको थोड़ा कोई इमोशनल कोई भी ऐसा ग्राउंड्स है जिसकी वजह से वो पाल नहीं रहे हैं, ठीक है, उनके नियंत्रण के परे होना चाहिए, ध्यान रखना।
और तीसरा सामाजिक कारण होता है, कई बार अब तो थोड़ा कम हो गया, सपोर्ट करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा बुरा समाज था कि रेप, लड़कियों का रेप होता था तो उनको घर वाले ही छोड़ देते, भाई जा तू, भाई तू अब तो तूने नाक कटा दी, घर से बाहर निकल। तो सामाजिक कारण भी ऐसे होते हैं, है ना, कोई बीमारी ऐसी हो गई, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि उसको त्याग देते हैं। तो नियंत्रण के परे कोई भी आधार है, समिति को त्याग दिया है, ठीक है। वैसे आज कौन समिति को त्यागने, ऐसे छोड़ देते हैं, पर ठीक है, इसमें समिति को त्याग दिया है और समिति ने उसको सरेंडेड जो है तो बच्चा डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए। कोई भी वजह, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई लेडी है, मान लो कि उसने विवाह नहीं किया था और प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो अब वो बच्चा फिर उसको रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर उसको कह सकते हो कि त्याग दो, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति तो नीना गुप्ता होता नहीं, जानते नीना गुप्ता को? है कौन कौन जानते? नहीं जानते नीना गुप्ता को? वो देखिए पंचायत सीरीज है ना, जिसमें वो उसकी वाइफ है, आज ससुरी जो बोलता है, आज ससुरी प्रधान की वाइफ है। उसकी एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है जिसका कैच कपिल देव ने लिया था, ठीक है। वेस्ट इंडीज का फेमस क्रिकेटर जिसका कैच कपिल देव ने लिया था, और उसके उसी कैच के बाद कहते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा पक्का हो गया। कौन? विवियन रिचर्ड। तो उनसे उनकी बेटी है एक, है ना। क्लियर कहानी? वापस आते हैं, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर कह सकते हैं, तो ये आपका बच्चे के संबंध में मेन प्रोविजन। अब आते हैं मेन कुछ और अदर पर्संस के बारे में, डेफिनेशंस यहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो बाल कल्याण अधिकारी 217 में एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने वाला बाल गृह का अधिकारी, ठीक है। तो कोई भी बाल गृह का कोई भी अधिकारी है चिल्ड्रन होम का, तो उसको बाल कल्याण अधिकारी यहाँ पे बोला जाता है। फिर आपका है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। इस अधिनियम की धारा 117(a) के तहत पदाविहित, है ना, डेजिग्नेटेड कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पर बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। फिर आपका फिट पर्सन, योग्य व्यक्ति 228, कोई भी व्यक्ति जो बालक की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रिपेयर्ड है और समिति या बोर्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दिया है, तो फिट पर्सन कहलाएगा। एनआरआई, ये मैंने पढ़ाया था कि कोई भी विथ पासपोर्ट 1 साल या अधिक समय तक कहीं विदेश में रहा हो तो कहलाएगा नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, एनआरआई, ठीक है ना। तो एनआरआई 1 साल से ज्यादा रहा हो। वैसे कुछ लॉज में जो है तो अभी एक जगह और पढ़ेंगे, मुझे आपके एडीपीओ सिलेबस में याद है, किसी जगह 180 183 कुछ दिन लिखा हुआ है, यानी अप्रॉक्स 6 महीने, पर इसमें 1 साल से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर कहानी है? कोई एक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, अब किसी आम को याद हो बताना, नहीं तो फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते मिल ही जाएगा। एक जगह और कहीं पे वहां पे ऐसा लिखा हुआ मुझे ऐसे याद आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम है शायद 2005 में 180 दिन, मतलब वो 180 दिन वाली बात 24 घंटे का ऐसा है सर। अरे हाँ, तो कहाँ है ये बताओ ना, मुझे भी पता है इतना कहाँ पे है कहीं पे। चलो सर देख लेंगे। 2005 वाला सर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है ना सर, वहां पे दिया है, हो सकता है आईटी में दिया हो, तो आईटी अभी रिवीजन करेंगे तो वहां मिल जाएगा, तो देखेंगे कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं पढ़ा है मैंने, मुझे याद आ रहा है। परिवीक्षा अधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। जैसे 3 साल के लिए जो बच्चा जो है तो जिसको कह सकते हो 3 साल के लिए सजा मिलती है ना, उसको प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर कंट्रोल रखते हैं। अभी देखो, अभी समझना, अभी एक ही अपराध है, जैसे 16 से 18 साल का बच्चा है, बच्ची की एज कितनी है? 16 से ज्यादा है, और 18 के ऊपर तो भी आदमी हो गया, 18 तक का, 16 से 18 तक का बच्चा है, ठीक है। और उसने हीनियस ऑफेंस किया, जघन्य अपराध, जघन्य अपराध पढ़ेंगे अभी, जिसमें 7 साल के ऊपर की सजा है, तो फिर उस वहीं पर उसको थोड़ी सी ज्यादा सजा की बातचीत करता है, जैसे 10 साल। अभी तक जो नए एक्ट के तहत अभी 10 साल तक की मैक्सिमम सजा दी जा चुकी है, नहीं तो बाकी सभी अपराधों में मैक्सिमम किसी बच्चे को 3 साल ही जेल में भी नहीं, सुधार गृह में रखा जाएगा, और या उसको घर में भी रहेगा तो प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर कंट्रोल रहेगा, परिवीक्षा अधिकारी के कंट्रोल में रहेगा। तो प्रोबेशन ऑफिसर परिवीक्षा अधिनियम के द्वारा या राज्य सरकार ने जिला बालक संरक्षण एकक, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1950 द लॉ कम प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के तहत अपॉइंट किया गया है। तो ये प्रोबेशन ऑफिसर भी जो है तो बालक पर कंट्रोल रखेगा, इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा।
तो ये आपका 217 में फटाफट देखना, बाल कल्याण अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, 218 में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, 228 में फिट पर्सन, 238 में जो है तो आपका अनिवासी भारतीय, 248 में परिवीक्षा अधिकारी। अब थोड़ा सा मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखा, 18, 28, 37, 48, देखो समझ में आया? 18, 28, 37, 48, देखो ये मतलब अभी ये मैंने जब बनाया था उस समय मेरे दिमाग में नहीं था, अभी देखो तुम्हारे सामने, तो ये 18, 28, 37, 48, तो ये चार तो आपको ऐसे याद रखना। तो बस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, योग्य व्यक्ति अनिवासी परिवीक्षा अधिकारी, 17, 18, 17, 18, 28, 38, 48। तो इस तरह से आपको ये परिभाषाएं एक ग्रुप बनाने में आसान हो जाएगी। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है कहानी। और 5 है भी 17, 18, 28, 38, 48, तो ऐसे आपको। फिर आते हैं मेन संस्थाएं। तो मेन संस्था में है प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, अथोराइज फॉरेन एडॉप्टेशन एजेंसी, AFAA इसको बोलते हैं। तो ये कोई एक अथोराइज्ड एजेंसी है, मतलब जिसको CARA भी बोलते हैं। आगे डिटेल से मैं इसके बारे में जानकारी आपको दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो जिसको दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये CRA सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बेसिकली जो है तो क्या करती है कि केंद्र सरकारों के तहत एडॉप्टेशन का काम करती है। तो खासकर जो विदेशी एडॉप्टेशन करने आते हैं या फिर कोई NRI आते हैं, उनके लिए बेसिकली ये काम करती है। बहुत सारे ले जाते हैं, ऐसा नहीं है, विदेशी फॉरेनर जो है तो भारत अभी कुछ मामलों में जो है तो अच्छी ब्रीड वाले बच्चे माने जाते हैं, तो कुछ मामलों में। ठीक है, तो ये हमें लगता है हम क्योंकि हम मेंटली बहुत अच्छे हैं। वो बात अलग है कि भारत में रह के हम बेकार हो जाते हैं, यहाँ की परवरिश से हम बेकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमें फ्री नहीं छोड़ा जाता है, हमें फ्री नहीं छोड़ा जाता। मेरे घर में तो खूब लड़ाई होती है। मेरी 11 साल की बच्ची है, वो ट्यूशन जाती आती है, मैं कहता हूँ उसको जाने दो, अपने से जाने दो, आने दो। ठीक है वो कि नहीं, उसको बच्ची है बाहर। मैंने कहा ठीक है यार, अब देखो उसको समझाओ अच्छा बुरा क्या है, और उसको फ्री करो। कब तक उसको पकड़ के रखेंगे? उसको फ्री करोगे, जितना वो फ्री जिएगी, जीवन को बेहतर तरीके से समझेगी, खुद सीखेगी, जानेगी, गिरेगी, लड़ेगी, टकराएगी। बस उसको एक भरोसा दे लो कि बेटा कभी गिर गई, कभी कहीं कहीं टकरा गई तो डरे मत, कुछ भी बुरा हो गया तेरे पीछे तेरा बाप खड़ा है, तेरी माँ खड़ी है। वो भरोसा दो, बच्चे को फ्री करो, क्योंकि प्रेम वही कहलाता है। मोह है बांधा रहते 24 घंटे कि बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं जा रहा है बच्चा। वो एक पिक्चर देखी थी कि बच्चा पिकनिक गया तो मम्मी उसके पीछे पीछे चली गई कि वहां पे कोई ध्यान रखेगा नहीं रखेगा। ये इस प्रकार के बच्चे और बर्बाद होते हैं, फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाते, कहीं नहीं रहते, कहीं नहीं जाते वो जीवन में। और इसीलिए पहले गुरुकुल कॉन्सेप्ट बहुत शानदार था कि भाई शुरुआत में बच्चा 5-6 साल का हो गया, उसको सीधे 25 साल के लिए, फिर वहां से वो बिल्कुल दमदार पुरुष होके आता था, और फिर प्रॉपर तरीके से देश समाज सबका भला करता था। पर अभी उसको बच्चा है मेरा, 35 साल का भी बच्चा है मेरा, ये तो बच्चा है मेरा है, जिसको देखो वो जो है तो बन रहा है वो बच्चा है मेरा। क्या तो नाम हो, जैकी श्रॉफ, हाँ जैकी श्रॉफ ही है। ये तो बच्चा है मेरा, ये तो बच्चा है मेरा है, जो बच्चा है मेरा ही करते रहो जीवन भर, बच्चा ही मेरा, चलो वापस आए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। मैं बहुत, मेरा नाम महाकालेश्वर मिश्रा है, लेकिन मैं बहुत चैलेंज करने वाला हूँ अपने घर परिवार में हर चीज को। मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी लड़ाई होती है। मैं कहता हूँ फ्री करो, मेरी 2 बच्चियां हैं, और मैं सब एक बच्चियां होती है, वो बाप टेंशन होता है शादी का। मैं, मेरे को टेंशन क्या है, इन दोनों को इनके पैर में खड़ा कर दूं बस, मतलब ये कमा के खाने भर लगे, मतलब मैं ये टेंशन खत्म हो जाए कि यदि मैं रहूं न रहूं, ये जीवन कैसे चलेगा। उसके बाद फिर मैं टेंशन फ्री भाई, वो जिससे शादी करना है, जहां जीना है, जहां जाना है, जाओ भैया। जिस दिन तुमने कमाना चालू कर दिया, मेरे सर से खत्म, अलग जाओ व्यवस्था, बल्कि अलग बोलोगे पापा मैं अलग रहूंगा, मैं बिल्कुल रह बेटा, जा फ्लैट लेके रह, घर लेके रह, जैसे रहना रह, ऐसे कर, तेरा जीवन है। मैं ऐसा खतरनाक आदमी हूँ। ठीक है, चलिए, है ना, मैं करके बताऊंगा, मैं बोल के नहीं, करके बताऊंगा। ऐसे ही सबसे बढ़िया तरीका है, आप बांधो मत उनको, आप प्यार, प्रेम यही होता है। प्रेम का मतलब ये होता है कि उनके लिए आप यदि आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए बस करते चले जाओ, ये उम्मीद किए बिना कि मुझे क्या मिलेगा। लेकिन आप कर रहे हो ताकि मुझे कुछ मिलेगा, वो मोह है। तो क्या है, मोह है। तो ठीक है, वापस आते, छोड़िए, फिलॉसफी में नहीं फंसाते अभी आपको। बालक न्यायालय पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बालक न्यायालय कोई भी, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, लैंगिक आपका पॉक्सो एक्ट पढ़ा है, तो इसके तहत कोई भी एस्टैब्लिश कोई भी न्यायालय, और कोई नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है तो यहाँ पे ध्यान रखना।
फिर आपका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गई। तो जितने भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना, कि वो जिसमें चैप्टर कौन सा था, 6 है 7 है, सब देखेंगे। तो जितने भी आपका चिल्ड्रन होम हो गया, ओपन शेल्टर हो गया, ऑब्जर्वेशन होम हो गया, स्पेशल होम हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो है तो एक तरह से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन 221 यहाँ बताया गया है, ठीक है, देखे रहना यहाँ पे 6, 20, 21, 6, 20, 21, ठीक है ना। तो पहले अपने प्राथमिक विधिदत्ता अभिकरण देखा, बालक न्यायालय पढ़ा, फिर बालक देख संस्था पढ़ा, फिर न्यायालय देख लिया अपन ने कि वही सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यायालय की परिभाषा है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट 226 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है तो आपका यूनिट बनाया गया धारा 106 के तहत कि बालकों के लिए, खासकर ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें भी कभी एक मुझे एमसीक्यू वाला मुद्दा दिखा। तो बेसिकली हर जिले में जो है तो एक डिस्ट्रिक्ट जो है तो आपका चाइल्ड एक यूनिट बनती है। बेसिकली उस जिले में जो है तो डीएम साहब होते हैं ना, डीएम साहब के कंट्रोल में जो है तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट जो है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनती है, जो उस जिले में किसी भी प्रकार के जो बच्चे, मतलब कोई भी अपराधी बालक हो या फिर कोई भी आरोपी बालक हो या कोई आपका असुरक्षित बालक हो, दोनों के संबंध में जो है तो रिपोर्ट्स वगैरह प्रॉपर्ली जो है तो यहाँ पर ली जाती है। फिर डीएम जिला मजिस्ट्रेट, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने 226 पढ़ा, जिसके तहत आपका क्या आता है, एडीएम, नॉट एसडीएम। इसके अंदर क्या आता है, एडीएम आता है, मैंने कल बताया था। इसके अंदर जो है तो आपका एसडीएम जो है तो नहीं आता है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर कहानी। फिर आता है आपका फिट फैसिलिटी। तो जैसे व्यक्ति में फिट पर्सन पढ़ा था, ऐसे ही फिट फैसिलिटी। तो फिट फैसिलिटी कोई भी सरकारी संगठन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संगठन, यानी कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड, जैसे एक होते हैं ना कि हम पैसा लगाएंगे, जैसे अंबानी जैसे नीता अंबानी देखते हो ना, तो नीता अंबानी की बहुत सारी ही संस्थाएं चलती हैं जिसमें वो खुद ही बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो असुरक्षित हैं उनको अडॉप्ट करती हैं, उनको पढ़ाती लिखाती हैं, उनको बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो एक होगी, एक होती है आपका एनजीओ। तो एनजीओ में क्या होता है कि एनजीओ फंड रेज करते हैं। एनजीओ क्या होते हैं कि संगठन होते हैं, फंड रेज करते हैं कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, हमें पैसे दीजिए। जो सरकारी संगठन होती है उनमें पैसा सरकार लगाती है। जो आपका बिल्कुल वॉलंटरी जो संगठन होते हैं रजिस्टर्ड, तो वो बिल्कुल एक व्यक्ति, कोई बड़ा अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है, वो खुद ही अपने खर्चे से चलाता है। और एनजीओ वगैरह जो है तो होती हैं जहां पे फंड रेज किए जाते हैं और ऐसे चलते हैं। तो 3 प्रकार से जो है तो आपका फिट फैसिलिटी 227 में जो है तो बनाए गए हैं, जो बालक के विशिष्ट प्रयोजन के लिए, बालक को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं। अस्थायी इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे जीवन तक वो भरोसा नहीं रखते हैं। उनका मेन काम क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे मान लो 5-6 साल का बच्चा है, ठीक है, उनके पास आया, तो उनका एक पूरा रहता है कि 20-21 साल तक में इसको योग्य बनाते और फिर जा तू अपने जीवन जी। तो टेम्परेरी मतलब एक जितने समय तक उसको हेल्प की जरूरत है। यदि 12-13-14 साल में ही बच्चा बेहतर बन गया तो उसी में तू जा, है ना। तो जितना समय उसको लगा उतना समय उसको दें, एक अस्थायी तौर पर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको कहलाती है फिट फैसिलिटी। 227 में फिट फैसिलिटीज यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब प्लेस ऑफ सेफ्टी इसको पढ़ाऊंगा मैं आगे बहुत अच्छे से। तो बेसिकली देखो, जो पुलिस हवालात या जेल ना हो, तो क्या होता है कि बच्चा जिसने अपराध किया है, खासकर प्लेस ऑफ सेफ्टी में ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे उसने जघन्य अपराध किया है ना, जैसे निर्भया केस जैसा कोई अपराध है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि उसके पीछे अब समाज सब लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी ठीक है, वो सही गलत, देखो कानून सही गलत के तौर पर चीजों को नहीं तौलता है, ठीक है। ठीक है, अपराध है, जघन्य अपराध है, जिनके साथ हुआ है, एक होता है ना कि जिनके साथ हुआ है उनके परिवार की भावनाएं, और एक आम आदमी की भावनाएं, और एक पढ़े लिखे की भावनाएं, सभी के जो भावनाएं सभी की होती है। बस हमें जो ज्ञान है, नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई है, वो हमें उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग करता है, ठीक है। आप बहुत सारे, जैसे समझना, जैसे एक फौजी की माँ को देखो, है ना, और खासकर फौजी, कोई फौजी पिता है और उसका बेटा फौजी है, तो आप देखोगे कि पिता भी जो है तो, बेटा यदि शहीद हुआ है ना, तो पिता जो है तो ऐसा मूंछों में ऐसा ताव देकर बैठेगा, फौजी का पिता यदि फौजी है। और यदि एक आम व्यक्ति है तो थोड़ा दुखी होगा, भाई बेटा चला गया, तो बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। तो एक वो होता है कि किस लेवल का व्यक्ति है, ठीक है।
तो उस तरह से तो फिलहाल वापस आते हैं मुद्दे की बात यह है कि कोई भी अपराधी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध जो किया था तब तो वो 18 साल से कम का था, लेकिन अभी 18 साल के ऊपर का हो गया है। अभी पता नहीं चल रहा है कि अपराध करते समय किस एज में था, कि ये चाइल्ड था कि एडल्ट था, ठीक है, माइनर था कि मेजर था, क्या था। तो ऐसी कंडीशन में उसको एक ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर उस तक हर व्यक्ति ना पहुंच पाए, तो उसको बोलते हैं सुरक्षित स्थान, प्लेस ऑफ सेफ्टी, जिसको बोलते हो ना आप लोग, क्या तो उसमें वो कौन सा तो हाउस बोलते हैं, सेफ हाउस, क्या बोलते हैं, सेफ हाउस, टीवी पिक्चर देखते हो ना, सेफ हाउस। हाँ, सर सेफ हाउस बोस्टल में संस्थान भी करेंगे ना? सर जी? बोस्टल संस्थान, ना वो बोस्टन संस्थान ही तो सुधार के लिए बाद में, वो तो बाद में जब उनको डिक्लेयर कर दिया गया अपराध ही है तो उनको सुधार उधार के लिए ये एक थोड़ा कुछ पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे इनको सिक्योर्ड करके, सिक्योर्ड हाउस, सेफ हाउस, है ना, प्लेस ऑफ सेफ्टी, जहां पर अभी सुरक्षित रहे, बाद में फिर डिसाइड करेंगे। मैं बताऊंगा ना आगे, वो चैप्टर में सब बताया गया है, पढ़ेंगे दोनों, परेशान मत होना, ठीक है। तो चीज फिर लास्ट में है 255 विशेष किशोर पुलिस एकक, धारा 107 के तहत जो है तो कुछ बच्चों के लिए स्पेसिफिक जो है तो एकक यूनिट बनती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। जैसे रेलवे, जैसे आप देखो कि बच्चा एवरेज हमारे देश में बच्चे घर से भागने की बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत ज्यादा असंख्य घटनाएं होती हैं, और बच्चे भागने के लिए जनरली सबसे ज्यादा कोई चीज यूज करते हैं, वो क्या है, ट्रेन। क्योंकि बस में क्या होता है कि कंडक्टर वगैरह टिकट मांगता है तो वहां पे जल्दी, लेकिन ट्रेन क्या होता है, अनरिजर्व में बैठ जाओ, कोई घुसता भी नहीं है। तो ट्रेन अनरिजर्व डब्बा जो है, इस देश में अनरिजर्व डब्बा है। मैं अपने गांव में एक व्यक्ति को जानता हूं, पूरा देश घूमता है 1 रुपए दिए बिना, वो सिंपल सा उसका फंडा है, सामान लेकर अनरिजर्व में घुस जाता है। मैं कहता हूँ भैया चेकिंग, बोले चेकिंग जब चलती है तो ही दिक्कत रहती, कई बार तो कई बार क्या करता हूँ, जब दिखा चेकिंग चल रही है तो वहीं कहीं ओढ़ के बिछा के सो जाता हूँ, और जब लगता है सब हट गए तो धीरे से निकल जाता हूँ। तो जो जो करता है तो उसको पता होता है, सोचिए कि वो कभी भी बोलता है मैं सब पूरा जम्मू कश्मीर करना, जहां जिस जगह ट्रेन जाती है वहां मैं जाता हूँ। क्योंकि रिजर्व डब्बा होता ही है, सब सब कुछ लोग कहीं भी रह लेंगे भाई, ये तो ऐसा रहता है बाथरूम खोलोगे 4 आदमी वहां मिल जाएंगे, हैं। और मतलब बड़ा तकलीफ होती है, आप कभी यूपी बिहार वाली ट्रेनों में बैठ जाएं, हैं। एक बार कहीं ऐसे ट्रेन में बैठा था, नीचे से 4 व्यक्ति, मतलब वो सीट मैंने भाई खाली करो, तो सीट के नीचे 4 निकल के बाहर आ गए। 4 व्यक्ति सीट के नीचे, आप ट्रेन में बैठा होगा, देखा होगा कितनी चौड़ी सीट होती है, 4 व्यक्ति सीट के नीचे घुसे थे, सोच लो, ठीक है, मस्त बिल्कुल पड़े हुए थे, ठीक है। जब उनको हल्ला मचा, भाई निकलो यार, हमारी सीटें, सामान रखना है, कहाँ रखेंगे, पहले तो नील ही नहीं रहे थे, फिर वो चूंकि थोड़ा सा हल्ला मचाया 2-4 लोग ने, तो कैसे करके निकले। तो ये तो हाल है। चलिए वापस आते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर, तो रेलवे पुलिस वगैरह में काफी चूंकि घटनाएं, रेलवे चूंकि ज्यादा भागने वाले बच्चे वहीं से भागते हैं, इसलिए रेलवे स्पेशल पुलिस की ऐसे भागने वाले बच्चों को पकड़ के रखती है, तो वहां पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट अधिकांश बनती है, ठीक है। फिर मेन शब्द पे आते हैं, जो यहाँ पर जो मेन जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो इसमें पहला है एडॉप्टेशन, दत्तक ग्रहण। तो दत्तक ग्रहण सभी को मतलब समझते हो कि जब कोई बायोलॉजिकल माता पिता किसी बच्चे को एक तरह से छोड़ देते हैं और उसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, तो फिर एडॉप्टेड जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनके साथ उसके वही अधिकार दायित्व, उसी प्रकार के अधिकार दायित्व क्रिएट हो जाते हैं जैसे बायोलॉजिकल माता पिता के साथ क्रिएट होते हैं। ये प्रोसेस को बोलते हैं एडॉप्टेशन, क्या बोलते हैं, दत्तक ग्रहण। तो 2 में दत्तक ग्रहण, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, जैसे कि भैया हम 2 होते हैं, हमारे 2 चाहिए, तो मान लो 1 हो गया है तो 1 दत्तक ले लो, तो 2 में जो है तो क्या बताया गया, दत्तक ग्रहण। कोई लॉजिक लगा लेना, तो हम 2 हमारे 2, 2 में दत्तक ग्रहण, है ना, हम 2 हमारे 2, 2 में दत्तक ग्रहण। क्लियर कहानी, क्लियर कहानी, आई बात समझ में। आते हैं आफ्टर केयर, पश्चातवर्ती देखभाल। कोई बच्चा है 18 साल की एज को उसने पूरा कर लिया है ना, एडल्ट हो गया है, पर अभी चूंकि केवल एडल्ट हुआ है, समझदार, अभी थोड़ा मान लो कि उसको थोड़ा तो 20-21 साल तक, 20 ईयर तक, 3 साल तक और उसको थोड़ा ध्यान रखा जाएगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हो जाए, तो उसको बोलते हैं आफ्टर केयर। तो 18 से 21 साल तक की एज में किसी बच्चे को किसी प्रकार से कोई भी फाइनेंशियली या किसी प्रकार से उसको एड प्रोवाइड करना, जिससे वह प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट हो सके इन सोसाइटी, समाज में फिर से मिल सके। क्लियर कहानी। तो ये बोलता है आफ्टर केयर 2-5।
बैगिंग, सबको पता है बैगिंग क्या होती है। तो किसी भी चाहे पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो, भिक्षा मांगना, ठीक है, कहीं पर भी बैगिंग करना, उसके प्रयोजन से प्रवेश करना, बहाने बनाना, इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर यहाँ ध्यान रखना कि कोई जैसे मान लो कोई खेल दिखा रहा है, कोई छोटे मोटे सामान बेच रहा है ना, कि आप ये पेन ले लो 10 रुपए दे दो, तो ये भी पार्ट ऑफ बैगिंग। यहाँ पे कोई खेल दिखा रहा है तो बेसिकली उसको भी बैगिंग के अंतर्गत रखा गया है। अभी कुछ जगह जरूर, जैसे कि कुछ स्ट्रीट वगैरह में जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी कला दिखा करके पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए कुछ कानून वगैरह बड़े बड़े, खासकर दिल्ली बम्बई वगैरह, जैसे तुम दिल्ली चले जाओ तो चांदनी चौक वो जो एरिया है ना उधर आसपास, जो कौन सा वो टाउन का एरिया है उधर, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो कनाट प्लेस गए कभी, है ना, वहां पे उनको खूब मिल जाएंगे ऐसा, बिल्कुल खेल वोल दिखाते। तो वो सभी जो है, तो ये इधर बम्बई भी चले जाओगे तो बम्बई में तुमको तुम्हारा वो जो वहाँ पे वो बैन स्टैंड वगैरह है, बैन स्टैंड जानते हो, बैन स्टैंड जानते हो, जानते हैं, खुशी हो रहे लड़के चलिए, है ना। तो इस चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे, उनके लिए कानून बने हैं, बाकी सब बैगिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बालक का सर्वोत्तम हित जो है तो यहाँ पे रखने की बातचीत है। बालक के बारे में किसी मूलभूत अधिकार, आवश्यकताओं, सामाजिक कल्याण, मतलब कुल मिला के कोई भी, कि यहाँ पे ध्यान रखना ये सर्वोत्तम हित किसके लिए बोला है, बेसिस ऑन डिसीजन, बच्चे के लिए बेस्ट डिसीजन लेना है, तो बेस्ट डिसीजन लेने के दौरान उसका बेस्ट इंटरेस्ट, सर्वोत्तम हित सोचा जाएगा। और सर्वोत्तम हित जो है तो पूरा कि उसका सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर भी हो, ठीक है, उसका भौतिक रूप से, यानी कि कह सकते हो कि फिजिकली भी उसका इंप्रूवमेंट हो, मेंटली और इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट भी हो, भाई साहब सब कुछ बेहतर हो, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय हमेशा जो है तो किए जाएंगे। चाइल्ड फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार अपनाया जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली पहले भी रखा था मैंने परिभाषा। कॉर्पोरल पनिशमेंट, वो बच्चों को मारने पीटने वाली जो कहानी होती थी, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट में आती थी। हम लोग के तो पिताजी कहते थे पीट के आते थे, टीचर से तो और पीट के, अभी तो कोई मार भी दे तो हम लोग जो तो लड़ने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अभी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ठीक है। पनिशमेंट का मतलब लोग गलत समझते हैं, मारना भर नहीं होता है। पनिशमेंट का मतलब कि किसी चीज से दूर करना, ठीक है। तो मेरा एक तरीका ऐसा है कि मैं बच्चियों को, मतलब कि कोई जैसे होता है ना कि मैं ये नहीं, तुमको ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बात खत्म, सीधी सी बात है। कोई मारेगा कोई पीटेगा नहीं, तुम ये नहीं करोगे, तुमको ये सुविधा तुमको जो मिल रही हो डायरेक्ट, मैं ऐसे करता हूँ, ये चीज कट गई, ठीक है, तो सुविधा मैं काट देता हूँ। उनको चाहिए तो काम करना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि जिससे वो थोड़ा सा करें, है ना। तो थोड़ा सा करें, थोड़ा शार्ट टेम्पर हो तो कभी कभी एक आध दे भी देता हूं मैं पर नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो चीज नहीं करना चाहिए। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है भाई, हम तो बाजार के भाव कुटे हुए बच्चे हैं, है ना, बाजार के भाव। एक बार क्या हुआ कि मैं पिक्चर देख रहा था, अमिताभ बच्चन की शक्ति, देखी ना, पुरानी पिक्चर नहीं देखी, उसमें बाप बेटी की लड़ाई दिखाई है। अमिताभ बच्चन पुरानी पिक्चर शक्ति, अमिताभ बच्चन, तो मैं शक्ति देखने बैठा, उस समय में रहा हूँ करीब 5वीं 4वीं में। तो जैसे ही मैंने 2-4 सीन देखा, वो पापा बाप से लड़ रहा है, बाप से, एक्चुअली उसका एक सीन रहता है कि बचपन में उसका किडनैप हो जाता है, तो बाप बोलता है कि मेरे बेटे को मार दो लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। फिर बाद में एक गुंडा ही उसको बचाता है, तो अपने बाप से नफरत करने लगता है कि मेरे बाप के लिए नौकरी ही सबसे बड़ी है, मेरा बेटा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा उस पिक्चर में सोच बताई, फिर धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ता चला जाता है। तो वो पिक्चर में थोड़ा सा बाप से लड़ाई करता था, बाप से टेढ़े मुंह बात नहीं करता था, मेरे को भी आठ, और मैं भी पिटने वाला बच्चा। तो मेरा वो, मेरी सिस्टर आई, पापा बुला रहे हैं, अरे जाओ जाओ मैं अभी नहीं आऊंगा, पिक्चर देख रहा हूँ मैं। छोटा भाई है, पापा बुला रहा है, मैं अभी ले आओगे, पिक्चर देख रहा हूँ। छोटी सिस्टर आई, वो 2 बहनें एक भाई है, वो भी आई, पापा बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो मैं, मेरे अंदर भी अमिताभ बच्चन घुस गया है, आज तो बड़ी पिक्चर देख के आऊंगा। पापा आए, पाट से चप्पल पड़ा उस दिन पहली बार फील हुआ कि अपना जो फ्लैट है 4th फ्लोर में क्यों है और लिफ्ट क्यों नहीं भाई उस मल्टी में, पूरे सीढ़ियों में चप्पल पड़ती गई मेरे को, कब मेरा फ्लैट आएगा, कब, तो कब तक मैं मिठाई खाया। तो भाई साहब जो है तो वापस आते हैं,
ठीक है, ये पिताजी का प्रेम आप था वो। नहीं सर, चलिए, पहले सभी बच्चे खाते थे, आजकल नहीं पिटते, आज तो बगैर पिटे रोते हैं अभी तो, पहले तो नहीं तो इतना देखिए, पिटते थे एक तो भी एक नहीं बहुत रोते। बड़ा जीवन में ऐसे बहुत सारी समय भी मैंने बिताया। ठीक है, बहुत ऐसा बुरे विचार तो नहीं आते, पर बहुत ऐसा समय भी बिताया कि लगे कि भाई क्या, लेकिन एक वो उनका एक कहते ना कि वो एक अलग ही था कि वो अपन, वो कहते कि आज के बच्चे देखो छोटी छोटी बात पे लटक जाते हैं या बिल्कुल टूट जाते हैं, या कुछ तो हम कुछ मामलों में ठीक है, प्लस माइनस वो ठीक है, हम लोग उसको बचाने के लिए करते हैं, कुछ हद तक वो भी गलत था। ठीक है, पर ठीक है, पिताजी को बोलो तो पिताजी हमको फिर कहीं, वो पिताजी मेरे पढ़े लिखे आदमी, तो बैठाते समझाते थे, फिर दो तीन वो कहानी कहावत सुना करके कि बेटा जरूरी होता है ऐसा, बच्चों को, बच्चे चंचल स्वभाव होता है, थोड़ा चंचलता के लिए है ना, थोड़ा सा ऐसा। एक तो कहावत ऐसा भी मेरे एक पापा जी और ताऊ जी बोला करते थे, मैं बोलूंगा तो लेडीज नाराज हो सकती हैं, वो बोलते थे कि नदी नारी और औरत, नदी नारी और नार, ऐसा शब्द होता था, नदी नारी, सॉरी नदी नारी और बालक, नदी नारी और बालक, ये तीनों का स्वभाव चंचल होता है, तो इनको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करने के लिए बांधना पड़ता है। तो ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट था। पुरुष प्रधान देश में रह रहे हो, मतलब पुरुष प्रधान विश्व में रह रहे हो भाई, देश क्या विश्व ही पूरा पुरुष प्रधान है, एक बात ध्यान रखना। जिनको लगता होगा कि अमेरिका में जो है तो महिलाओं की चलती होगी, ना ना बाबा, तुम्हारे मुगालते चले जाओ, पता चल जाएगा, पुरुष की ही अधिकांशतः चलती है। ऐसा होता तो अमेरिका के इतने बड़े इतिहास में कम से कम आधी तो महिलाएं वहां पे राष्ट्रपति होती हैं, और कितनी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति अमेरिका में बनी, मुझे बताओ कितनी बनी? एक भी नहीं। वापस आ जाओ, विश्व में तो चलो चलती तो होगी पुरुषों की, मगर महिलाओं के घर में तो चलती है। हाँ, वो ठीक है, वो भी मतलब कुछ ही, मतलब ये हंसी मजाक में मैं भी थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ कि मैडम की चलती है वो सब चीजें, लेकिन हमें पता है महिलाओं की कितनी चलती है। ठीक है ना, महिलाओं की परिवार में तभी चलती है जब महिला किसी न किसी प्रकार से समृद्ध होती है, या तो समृद्ध मतलब समझना, या तो वो थोड़ा सा नौकरी वाली है, पैसे लेके आ रही है तो उसकी चलेगी, या तो थोड़ा सा उस घर में कोई मतलब वो थोड़ा मजबूत कंडीशन में है, थोड़ा उसने कुछ ऐसा कर रखा है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि मेरी दीदी के मेरे घर में खूब चलती है, मैं मान बोलता, क्योंकि उसने अपनी बेटी को पढ़ा के एमबीबीएस में दाखिला दिलवा दिया, तो एक बेटी को उस ओहदे तक पहुंचा दिया कि जिसके बाद जो है तो क्या हुआ कि थोड़ा सा घर वालों ने उसको टोक लिया, समझ रहे ना, तो आपने कुछ ऐसा कर रखा है। लेकिन यदि आप केवल केवल माफ कीजिएगा थोड़ा मैं बुरा बोलूंगा, तो केवल यदि आप खाना बना रही हैं और केवल घर के काम कर रही हो, बहुत देखा जाए तो उसके बिना आप एक 4 दिन काम नहीं करो तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, पर प्रॉब्लम यह है कि उसके बावजूद भी उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। करती क्या हो तुम दिन भर, यही कहा जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए मैं अपनी वाइफ को, अपनी बच्चियों को, मेरे से जो भी जुड़े व्यक्ति, मैं यही कहता हूं कि सॉवरिन बनो, कुछ ऐसा करो कि सॉवरिन बनो, कि थोड़ा तो ताकत अपने पास रखो, ताकि कम से कम अपने सेल्फ डिसीजन ले सको, कि मैं कुछ डिसीजन जीवन में सेल्फ डिसीजन ले सकूं। तो जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो जी तो सवाई रहा है, खाने पहनने को सवाई को मिल रहा है, यदि यही जीवन है तो फिर ठीक है, यही जीवन है। ठीक है ना, चलिए वापस आते हैं। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखिएगा। बाल बद्ध सेवाएं अपन ने 24 घंटे एक इमरजेंसी सर्विसेज क्राइसिस की दशा में, तो ये बाल बद्ध सेवाओं के अंतर्गत जो है तो यहाँ पर आती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर आपका है इंटर कंट्री एडॉप्टेशन, तो ध्यान रखना इंटर कंट्री मतलब भारत से आपके जो एनआरआई हैं वो लेके जाते हैं बच्चे को, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, मतलब विदेश में बस गया है ना, जैसे मान लो कि सुंदर पिचई, जानते हो कौन है, कितने लोग पता है ना, तो है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, तो एक वही, तो वो भारतीय मूल के हैं, जैसे एक हमारे पीएम साहब हैं, सुनक साहब, पता है दामाद है वैसे हमारे देश के, है एक इन्फोसिस के जो है तो डायरेक्टर हैं, जानते हो, है तो उनके जो है तो दामाद हैं, तो एक तरह से हमारे भी दामाद हुए भैया, है तो दामाद है भैया, दामाद जी अगना में पधारे। तो ऋषि सुनक है ना, उनकी जो उनकी वाइफ है नारायण मूर्ति की वाइफ को सुनो कभी, खासकर लेडीज को तो कभी ना कभी आप लोग, सुधा मूर्ति, क्या नाम है उनका, सुधा मूर्ति, सर्च करना किसी भी यूट्यूब में, और सुधा मूर्ति का एक दो आप स्टेटमेंट सुनना, बीच में कपिल शर्मा में एक बार आई थी, कपिल शर्मा में उनका वो देखना हो तो आप एडमायर करोगे, क्या लेडीज हैं, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। बोलते हो ना महिला वुमेन एम्पावरमेंट वही होता है, अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन के एम्पावरमेंट नहीं होता है,
ठीक है ना। आप एक अच्छी सोच रखने से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कोई विदेशी है तो अनाथ, लास्ट इसमें डेफिनेशन ऑर्फन अनाथ। तो अनाथ सबको पता है, कोई जिसका जैविक माता पिता है ही नहीं या है भी कोई गार्जियन वगैरह तो उसको रखने का इच्छुक ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑर्फन हो गया, अनाथ हो गया। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। और इसमें सुरक्षित प्लेस ऑफ सेफ्टी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये प्लेस ऑफ सेफ्टी मैंने 2 जगह लिख दी क्या? हाँ 2 जगह लिख दी। हाँ सर, ऊपर पहले भी है ना पढ़ा दिया सुरक्षित, हाँ पहले पढ़ा दिया। हाँ प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है तो मैंने पहले पढ़ा दिया। वैसे देखा जाए तो हाँ ये डिटेल से यहाँ पे सुरक्षित स्थान मतलब ठीक है। तो 2021 में यहाँ थोड़ा डिटेल्स लिखा मैंने, इसको वहां कर दूंगा परिभाषा। तो न्यायालय आदेश में यहाँ पे अवधि में उसको रखा जाता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। फिर वर्गीकरण, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था आपको कि छोटे अपराध यानी कि 245, तो 3 साल से कम के अपराधों को पेटी ऑफेंस बोला गया। 3 साल से ज्यादा 7 साल तक के अपराध को ग्रीवियस ऑफेंस गंभीर अपराध बोला गया। और 7 ईयर आर मोर, है ना, 7 साल से कम, ध्यान 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम, वहां पे ध्यान रखना, ठीक है। 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक तो उसको गंभीर, और 7 वर्ष के ऊपर उसको क्या बोला गया आपका, हीनियस ऑफेंस, ठीक है ना। तो पेटी सीरियस सीनियस, ठीक है, पेटी सीरियस सीनियस। तो 45, 54, 33, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। चैप्टर 2 भी मैंने आपको बता दिया था, कुछ भी नहीं है इसमें, करीब 16 प्रकार के ऐसे डॉक्ट्रिन्स बताए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के तहत कोई बच्चों के संबंध में डिसीजंस लिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो थोड़ा सा आज हल्का सा, चूंकि 2 सेशन में ले लिया था, पर आज मैंने एक पूरा आपका एक सामने रिवीजन के तौर पर कर दिया, और प्लस सभी कुछ नए जितने भी डेफिनेशंस थी उसको आपके सामने रख दिया। अब कल से जो है तो इस एक्ट का बेस चालू होगा, तो उसको अपन प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो फिलहाल इस सत्र में बहुत देर पढ़ा दिया मैंने, तो इस सत्र